हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पाई क्लासेस। तो फाइनली आज हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने जा रहा है, जो है हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नाम से। मतलब 3 पार्ट में कैटेगराइज होगा ओवरऑल ये चैप्टर। एक सेक्शन में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे सेक्शन में बेस के बारे में पढ़ेंगे, और जब ये दोनों पढ़ लेंगे तो इनकी हेल्प से फाइनली सॉल्ट कैसे बनाए जाते हैं। सॉल्ट का मतलब नमक से नहीं होता है, ठीक है। कई बार बच्चों के माइंड में होता है सॉल्ट मतलब वही वाला नमक जो घर में खाया जाता है ना। सॉल्ट एक कंपाउंड को बोलते हैं, कंपाउंड का एक कॉमन नेम होता है सॉल्ट, ठीक है। तो इस बात की गलतफहमी मत रखना अपने माइंड में कि हमारे पास जो सॉल्ट होता है उसको हम नमक बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये लेक्चर का पार्ट नंबर 1 ये होगा। अब यहाँ पे हम लोग जो बहुत बेसिक सी बातें शुरू करेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे कि एसिड के बारे में, एसिड होता क्या है, कि किस चीज़ को एसिड बोलेंगे। वो बेसिक बात हमारी क्लियर हो जाएगी। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एसिड की, मैं आपको वो समझा दूंगा। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एसिड की स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं। भाई कैसे पता लगेगा कि कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और कौन सा एसिड वीक एसिड है। तो कुछ पैरामीटर होते हैं, एक नया नाम आएगा। वैसे नया नाम तो नहीं, आपने नाम तो पहले भी सुना हुआ होगा, बट उसको ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना नहीं आता अभी तुम्हें। वो है पीएच स्केल के नाम से। कि ये पीएच स्केल का फंडा होता क्या है, इस चैप्टर में आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पीएच स्केल के ऊपर आए हुए हैं, आपको हर वैरायटी कवर करा दूंगा आराम से, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं आज एसिड वाली कहानी से। तो सबसे पहले कोर्स के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको हम लोग पूरा कर चुके हैं। टोटल 7 क्लासेस की आई थी, सारी बातें मैंने तुम्हें इसकी समझा दी थी। तो अब हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 2, जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला। फिर बाकी के चैप्टर का जब नंबर आएगा तो धीरे धीरे इनको भी पूरा करेंगे हम लोग अच्छे से। तो सिलेबस में ये 5 चैप्टर आपके हैं। अब सिलेबस की बात करूं कि एसिड बेस में सिलेबस क्या है, तो भैया ये सिलेबस है जो सीबीएसई ने डिसाइड किया है। इसको एक बार आराम से पॉज करके वीडियो को देख लेना। ये सारे टॉपिक आपको इन डेप्थ डिटेल में पढ़ने हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा टॉपिक लिखा हुआ है, उससे कनेक्टेड जो भी बातें आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है ना, आपको उन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं या फिर जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखे हैं, ज़्यादातर उनमें से ही क्वेश्चन को बना के उन्हीं क्वेश्चन को चेंज करके आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसलिए जो बेसिक थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से, अगर आपको वो आती होगी तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कवर कर लोगे, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं फाइनली व्हाट आर एसिड्स, कि भाई एसिड होते क्या हैं। देखो एसिड नाम जो आया ना, ये एक लैटिन वर्ड से आया, जिसका लैटिन वर्ड क्या था, एसिडस। एसिडस नाम के लैटिन वर्ड से आया। एसिडस का मीनिंग क्या होता है, सॉर। सॉर मतलब खट्टा। कोई भी ऐसी चीज़ जो टेस्ट में खट्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको एसिड बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये आती है कि सर हर एक चीज़ को टेस्ट करके थोड़ी ना देखेंगे। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हें इतने सारे फ्रूट्स यहाँ नज़र आ रहे हैं, इन सब के अंदर कोई ना कोई टाइप का एसिड होता है, वो आपको भी समझ में आ जाएगा आगे। टमाटो है, लेमन है, ग्रेप्स हैं, ऑरेंज है, टेमरिंड है, इसके अलावा ये एप्पल है, सब में कोई ना कोई एसिड प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये सब हम लोगों ने टेस्ट किए हुए हैं। हाँ ये टेस्ट में खट्टे होते हैं, कोई ज़्यादा खट्टा होता है तो उसमें ज़्यादा एसिड प्रेजेंट है, कोई कम खट्टा होता है तो उसमें कम एसिड प्रेजेंट है। तो सब चीज़ को टेस्ट करके थोड़ी ना पता लगाएंगे। भाई सपोज किसी ने बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है उसको एक ग्लास में भर के बोल दिया कि भाई देख के बताना ये एसिड है क्या, तो क्या उसको भी टेस्ट करोगे अपनी जीभ पे रख के? तो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी जीभ जल जाएगी भाई। तो उस सिचुएशन में हमारे पास कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि हम बता सकें किसी चीज़ को टेस्ट किए बिना, देयर शुड बी सम केमिकल वे कि हाँ ये एसिड है। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है लिटमस पेपर। लैब के अंदर जब जाओगे ना केमिस्ट्री में, तो वहाँ पे आपको 2 तरह के लिटमस पेपर मिलेंगे, एक तो ब्लू लिटमस होता है और एक रेड लिटमस होता है। ये इंडिकेटर होते हैं। ये इंडिकेटर क्या होता है बहुत अच्छे से बाद में समझा दूंगा, अभी कहानी इंडिकेटर की मैं शुरू नहीं करना चाहता। तो इंडिकेटर होते हैं मतलब एक ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं ये पता करने में कि ये दिया गया सब्सटेंस जो मेरे पास है ये एसिड है या बेस है। बस इतना ही पता लगता है। स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है उसके बारे में लिटमस से आप पता नहीं लगा सकते, उसके लिए फिर दूसरे तरीके हैं, ठीक है। फिलहाल तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। तो एसिड की अच्छी खास पहचान क्या होती है कि एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रेड में कर देंगे। मतलब अगर आपको ग्लास में किसी ने कोई केमिकल दिया और आपने उसको ये चेक करना था, उसको टेस्ट करना था कि ये एसिड है या नहीं है, तो तुम लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप आती है, इस तरह से एक स्ट्रिप आती है, इस स्ट्रिप को आप लोगों ने क्या करा, उसमें डिप करा, एक साइड से उसको होल्ड कर लिया आपने, एक साइड से उसको डिप करा उसमें, तो आप देखोगे कि अगर वो एसिड हुआ तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, उसका कलर रेड कलर का हो जाएगा। इतना हिस्सा जितना डुबाया होगा वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो उसका मतलब हाँ वो एसिड है। अच्छा अगर रेड लिटमस पेपर को डुबाऊं तो क्या होगा, तो कोई चेंज नहीं होगा कलर में। ऐसा नहीं होता है कि ब्लू का रेड हो जाएगा और रेड का ब्लू हो जाएगा ना।
एसिड के केस में सिर्फ और सिर्फ ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी सी एक आइडेंटिफिकेशन होती है किसी एसिड को टेस्ट करने के लिए। बिकॉज आपको बता दिया ना मैंने कि हर एक चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते भाई। जो खट्टा होगा टेस्ट में पक्का उसमें एसिड है, तो सबको टेस्ट कैसे करोगे भाई? बैटरी का केमिकल टेस्ट कर सकते होगे तुम? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं कर सकते, बट वो तो एसिड होता है। हाँ ऑब्वियस सी बात है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो, तो उसको टेस्ट कैसे करूंगा? तो उसको लिटमस पेपर या और दूसरे जो तरीके होते हैं उनकी हेल्प से हम टेस्ट कर सकते हैं। फिलहाल लिटमस पेपर वाली स्टोरी थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, उसकी कहानी आगे समझ में आ जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखो उसमें जो जितने भी फ्रूट्स के नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं उनमें से काफ़ी सारे फ्रूट्स तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इन सब का टेस्ट कहीं ना कहीं खट्टा होता है, सॉर होता है। दैट्स वाई इन सब में एसिड्स प्रेजेंट होता है। किसी में ज़्यादा एसिड है तो ज़्यादा खट्टा होगा, कम एसिड है तो ऑब्वियसली बात है वो कम खट्टा होगा। चलो अब इतना समझ में आया एसिड का बेसिक। अभी देखते हैं एसिड के टाइप्स कितने होता है। तो टाइप्स ऑफ एसिड पे अगर मैं जाऊं तो दो तरह के एसिड होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो मतलब नेचर में ऑटोमेटिकली पाए जाते हैं, हमने नहीं बनाए, वो नेचर ने प्रोड्यूस करे हैं। तो जितने भी ये फ्रूट्स हैं ना, इन फ्रूट्स के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स ही प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। भाई सब चीज़ें खाते हो ये तो तुम, तो इनमें से कोई चीज़ तुम्हारी बॉडी को हार्म तो नहीं पहुंचाती ना। कि सर एसिड हमने टमाटो खाया तो अच्छा, हमें टमाटो खाया तो हमारी बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड पहुंच गया, तो नुकसान थोड़ी ना देगा वो एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाले ऑर्गेनिक एसिड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, नेचर ने इन्हें डेवलप किया है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है मिनरल एसिड्स की। मिनरल एसिड्स मतलब जो अर्थ की क्रस्ट में मिनरल्स पाए जाते हैं उनसे इंसानों ने बनाए हैं इन एसिड को। ये आपको नेचर में किसी फ्रूट के अंदर नहीं मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन से मिनरल्स, लाइक नाइट्रोजन हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाई जाती है, ऑक्सीजन भी होती है ना। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोजन भी है। ऐसे बहुत सारे मिनरल एलिमेंट्स हैं जो हमारी अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं और इनकी हेल्प से हमने बहुत सारी वैरायटी के मिनरल एसिड्स तैयार की हैं। अब बात ये आती है कि सर मिनरल एसिड्स हम लोगों ने तैयार क्यों किए हैं जब ऑलरेडी ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट थे? तो भैया आंसर इसका ये है कि रियल लाइफ में आज के टाइम पे हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो चुके हैं। मतलब लाइफ जो है इंसानों की बहुत मॉडर्न हो चुकी है, उसमें वैरायटी ऑफ थिंग्स यूज़ होती हैं। हम लोग कागज़ यानी पेपर यूज़ करते हैं, हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक के कॉस्ट्यूम्स यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा हम लोग रबर के टायर्स होते हैं हमारे व्हीकल्स में, वो यूज़ होते हैं। पता नहीं ऐसे कितने सारी चीज़ें हैं हमारे घर में जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। तो भैया उन सब चीज़ों को बनाने के लिए फैक्ट्री में हमें क्या चाहिए? एसिड्स चाहिए होते हैं। बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ किए जाते हैं आज के टाइम में, तो जो फर्टिलाइजर्स वाली फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पर भी एसिड्स यूज़ होते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में। तो हमारी मॉडर्न वे में इंसानों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं वहाँ पे हम लोग मिनरल एसिड्स यूज़ करते हैं। इनको बॉडी में तो कंज्यूम नहीं करते हैं, बॉडी के लिए तो बहुत हार्मफुल हैं। बॉडी के लिए तो ऑर्गेनिक एसिड हम लोगों की बॉडी में पहुँच जाएंगे तो वो अच्छा है, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जैसे आप ऑरेंज खा रहे हो तो ऑरेंज के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को ही बोलते हैं, है ना। वैसे तो ऑरेंज में और भी बहुत सारे एसिड होते हैं, लगभग ऐसे मान लो कि उसके अंदर सिट्रिक एसिड भी होता है, मैलिक भी होता है, ऑक्जेलिक भी होता है, सारे ही एसिड्स प्रेजेंट होते हैं ऑरेंज के अंदर। इसलिए ऑरेंज सबसे बेस्ट फ्रूट माना जाता है कि अगर आपको कोई अच्छा फ्रूट खाना है जो आपकी बॉडी के लिए बेटर हो तो ऑरेंज इज़ द बेस्ट, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे एसिड्स होते हैं जो आपकी बॉडी की एक्टिविटी को प्रॉपर करने के लिए चाहिए होते हैं। खैर अभी उसकी बात नहीं करते, अभी बेसिक समझ में आया और ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स के बारे में क्लियर हो गई बातें। चलो अब इनको एक एक करके देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं और कौन कौन से मिनरल एसिड्स हैं। नाम तो मैंने बताए हैं, फिर भी एक बार देख लो। देख लीजिए तुम्हारे सामने एक चार्ट बना हुआ है पूरा का पूरा। ये जितने भी हैं ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड लिख लेना जब कॉपी में बनाओगे ना इस चीज़ को। ये डायग्राम्स तो मत बनाना, बट इस तरह से तो बना ही सकते हो कि जैसे हमने सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड सेंटर पे लिखा तो साइड में एरो बना बना के लिख लेना कि भाई टमाटो याद भी रखना है तुम्हें। ये टमाटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। ग्रेप्स के अंदर कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड होता है। यहाँ पे एक और चीज़ और लिख लेना साथ में, ग्रेप्स के साथ टैमारिंड, इमली, इमली के अंदर भी यही टार्ट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। तो ग्रेप्स और टैमारिंड दोनों में टार्ट्रिक एसिड होता है। मिल्क, मिल्क के साथ आप कर्ड भी लिख सकते हो भाई। जब मिल्क का कर्ड बन जाता है तो उसमें एसिड का अमाउंट बढ़ जाता है। तो मिल्क हो या कर्ड हो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो चींटी होती है आंट,
इसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। इनकी बॉडी में ब्लड वगैरह कुछ नहीं होता, फॉर्मिक एसिड होता है इनकी बॉडी में, और जब ये चलती हैं तो फॉर्मिक एसिड छोड़ते हुए चलती हैं। इसकी वजह से आपने देखा होगा चींटियों को हमेशा एक पर्टिकुलर लाइन में चलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रीज़न यही है कि चींटियाँ अपने आसपास वाले एरिया में फॉर्मिक एसिड छोड़ती हुई चलती हैं, उस फॉर्मिक एसिड की स्मेल से बाकी की चींटी उनके पीछे पीछे चलती हैं। तो इसलिए फॉर्मिक एसिड का एक बेसिक सा रोल है। ये क्वेश्चन एनडीए में भी एक बार पूछा गया था। एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। तो एप्पल में मैलिक एसिड हो गया। जो हमारा सिरका होता है विनेगर, उसमें कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड होता है। इसको हम लोग एसिटिक एसिड को कुछ बुक में हम लोग एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो एथेनोइक एसिड थोड़ा भी आपके लिए टेक्निकल नेम हो जाएगा, शायद आपको याद ना हो, तो इसलिए बेटर है कि आप कौन सा याद कर लेना अभी के लिए? एसिटिक एसिड याद कर लेना। लेमन के अंदर कौन सा होता है? नींबू में सिट्रिक एसिड होता है। और जो एक चीज़ आपको बताई थी वो यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, अलग से साइड में एरो बना के लिख लेना, ऑरेंज। तो ऑरेंज के अंदर मेजॉरिटी में भैया एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी बोलते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड प्लस सिट्रिक एसिड, ये दो मेजर एसिड होते हैं ऑरेंज के अंदर प्रेजेंट। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये दो मेजर एसिड याद रखिएगा। ये सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल हैं। इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के अपनी नोटबुक में इसको नोट करोगे एंड यू मस्ट रिमेंबर देम। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के फ्रूट में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एटलीस्ट इतने नाम तो पता होने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स की। तो मिनरल एसिड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं ये एसिड सारे के सारे, और मॉडर्न वे में आज के टाइम में जो फैक्ट्रियाँ चलती हैं उन सब में उसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो मिनरल एसिड्स की अगर बात करें तो द मिनरल एसिड्स इंक्लूड द बेंच एसिड्स। बेंच एसिड्स मतलब जो टॉप लेवल के एसिड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं। कौन कौन से 3 नाम यहाँ पे आ रहे हैं? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको बोलते हैं HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड HNO3। ये 3 एसिड को बेंच एसिड भी बोलते हैं बिकॉज ये एसिड लैब में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो क्या ये तीनों को ही मिनरल एसिड बोलते? तो आंसर नहीं। ये पूरी लिस्ट है बच्चों, ये पूरी लिस्ट में जितने भी एसिड हैं ये सबसे ज़्यादा आपके मतलब कॉमनली यूज़ होने वाले मिनरल एसिड्स होते हैं। ठीक है, इन सारे नामों को एक बार पढ़ लेना। जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद रखने हैं, एक तो पहले वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक दूसरे वाला नाइट्रिक एसिड, फार्मूले के साथ याद रखने हैं। एक ये नेक्स्ट वाला बीच में छोड़ के एक सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे भी लिख जा सकते हैं बुक में, पी से, है ना। तो सल्फ्यूरिक एसिड अक्सर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो H2SO4 होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें सबसे खतरनाक या सबसे टफ एसिड जो होता है वो ये वाला होता है परक्लोरिक एसिड। ये बहुत टफ एसिड होता है, अगर बॉडी पे एक सिंगल ड्रॉप भी इसकी गिर गई तो आपकी बॉडी में होल हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक एसिड होता है परक्लोरिक एसिड के नाम से। ये सारे के सारे एसिड जितने भी हैं ना, ये सारे के सारे इंडस्ट्री में अलग अलग पर्पज़ से यूज़ किए जाते हैं, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है भाई, सारे के सारे मिनरल्स से मिलकर बने हुए हैं, सब में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है ही है, किसी में फिर बाद में ये फ्लोरीन है, किसी में हमारे पास ब्रोमीन है, किसी में क्लोरीन है, किसी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से कॉम्बिनेशन है। ये 3-4 पे जो आपको टिक लगाए हैं ये आपको कम से कम पता होने चाहिए हर हालत में। ठीक है भाई, चलो अच्छा, अब इनके अलावा और कुछ चीज़ों पे आते हैं ज़रा। अब आती है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड्स की, कि एसिड्स कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन्हीं के ऊपर सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है, 3 केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा यहाँ पे आराम से, बाकी की 2 केमिकल प्रॉपर्टी नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी है कि एसिड्स मेटल से जब रिएक्शन करते हैं, किसी भी मेटल से रिएक्शन करी, कॉपर, सिल्वर, जिंक, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो ऑब्वियस सी बात है, पढ़ रखा है, याद करो, जिंक ग्रैनुअल वाली एक्टिविटी आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अंदर जिंक ग्रैनुअल वाली एक्टिविटी पढ़ी थी, आपको याद हो तो वहाँ पे जब जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई थी मैंने, तो क्या प्रोड्यूस हुआ था? हाइड्रोजन गैस निकली थी। आपको अच्छे से याद है ना? देख लो कॉमन सी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा, ये जनरल फॉर्मेट है, अच्छे से पता होना चाहिए, तो हमेशा कोई सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये मस्ट है। तो क्या सारे मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। सारे मेटल एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लो। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, लाइक हुई, क्यू, मरकर, आज, पलट, ओए, है ना। तो जो हाइड्रोजन से नीचे वाले ये सारे मेटल हैं, तो ये हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं, तो ये हाइड्रोजन को हटा के अलग बाहर नहीं निकाल सकते। यानी कि जब किसी एसिड की कॉपर से रिएक्शन होगी,
मरकरी से रिएक्शन होगी, सिल्वर गोल्ड से रिएक्शन होगी, तो भैया हाइड्रोजन रिलीज नहीं होनेगी। हाइड्रोजन सिर्फ कौन रिलीज कर पाएगा? जो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट होगा। इसलिए कहा था रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स देख लीजिए जरा, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। जिंक की रिएक्शन कराई H2SO4 से। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट, जितने भी एसिड यूज कर रहा हूँ सारे डाइल्यूट एसिड हैं, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं है। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या होता है कि पानी कम है, एसिड ज़्यादा मिला हुआ है। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है? पानी ज़्यादा है, उसमें एसिड कम है। तो कंसंट्रेटेड एसिड अगर ले लिया ना तुमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, तो उस सिचुएशन में रिएक्शन ऐसे नहीं होती है, रिएक्शन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज ना होके सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखना। आपसे पूछेंगे तो नहीं खैर कभी कंसंट्रेटेड वाली रिएक्शन, बट समटाइम्स बच्चों को डाउट होता है, उनसे अगर एग्जामिनर या कोई टीचर पूछ लेगा कभी भी कि भाई अगर सल्फ्यूरिक एसिड को मैं यहाँ कंसंट्रेटेड उठा लेता तो क्या होता? कहते सेम रिएक्शन होती। ऐसा नहीं है, सेम रिएक्शन नहीं होगी। अगर कंसंट्रेटेड एसिड है तो रिएक्शन का फॉर्मेट बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। फिलहाल तो अब देख लो, फिलहाल तो कॉमन सी चीज़ लिखी हुई है कि अगर जिंक मेरे पास है, इस जिंक की रिएक्शन में किससे कर रहा हूँ? सल्फ्यूरिक एसिड से कर रहा हूँ। डाइल्यूट एसिड है, सारे डाइल्यूट हैं। तो हुआ क्या कि जिंक ने हाइड्रोजन को यहाँ से हटाया, क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट था तो हटा सकता था। तो हाइड्रोजन अलग हट के निकल गई बाहर, और जिंक कहाँ पे अटैच हो गया? सल्फेट के साथ। तो जिंक सल्फेट बन गया हमारे पास यहाँ पे। तो जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है, और फाइनली ये क्या है? ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ऐसी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ हुई है, ऐसी रिएक्शन आयरन के साथ हुई है। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सारी वो लिखवा रहा हूँ, यू मस्ट नो दैट। ये सारे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन से उठा के देख लेना। अगर ये बात करें डायग्राम की, ये पुराने वाला वही डायग्राम है जिंक ग्रैनुअल्स वाला, भाई जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ले रखे हैं, ऊपर से आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगी। उसको यहाँ से पास करा के मैंने सोप सॉल्यूशन के अंदर पास कराया, साबुन के अंदर घुलेगी नहीं हाइड्रोजन, तो बाहर बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। अब चेक कैसे करेंगे उसकी प्रेजेंस? तो जलती हुई कैंडल लेके जाएंगे और हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ बर्न होगी। ये स्टोरी बहुत अच्छे से फर्स्ट चैप्टर में डेमो दिखा के समझाई थी। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम बनाने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, पहले बना चुके होंगे। इक्वेशंस ध्यान रखना फिलहाल। देखो कॉपर की रिएक्शन अगर कराने लगूँ तो ऑब्वियस सी बात है कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे प्रेजेंट है, तो कॉपर हाइड्रोजन को हटा ही नहीं सकता। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना कि अगर मेटल कभी एसिड से रिएक्शन कर रहा है, हर बार रिएक्शन हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेटल एसिड से रिएक्शन सिर्फ तभी कर पाएगा जब वो पर्टिकुलर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट हो, नीचे है तो कुछ नहीं होगा। डन? तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रख लेना एक बार। चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि एसिड की रिएक्शन मेटल से क्या होती है। वो कॉमन चीज याद रखना कि जब कोई एसिड मेटल से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट या हाइड्रोजन बनेगा, बट किसके लिए? सिर्फ वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर प्रेजेंट है रिएक्टिविटी सीरीज में। नीचे वालों के केस में रिएक्शन नहीं पॉसिबल हो सकती। ठीक है, अब बात आती है दूसरे टाइप की रिएक्शन की। यहाँ पे दूसरी रिएक्शन क्या है कि एसिड की रिएक्शन या तो मेटल कार्बोनेट से करेंगे। कार्बोनेट का मतलब क्या होता है? कार्बोनेट का मतलब होता है CO3-2, है ना, 2- CO3 वाला कार्बोनेट आयन होता है। या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं? HCO3 बोलते हैं। तो HCO3 पे हमारे पास माइनस होता है। ठीक है, तो एक ही सिंगल माइनस होता है, पे दो माइनस नहीं होता। तो इसकी वैलेंसी तो 2 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है। हाइड्रोजन कार्बोनेट को कुछ जगह पे बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, मतलब H को बाई बोल लेते हैं और ये कार्बोनेट होता है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का आयन ये होता है और कार्बोनेट का आयन ये होता है। ये पता होनी चाहिए चीजें। अब बेसिक इक्वेशन देखो क्या है। चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड से जब रिएक्शन होगी तो एक सॉल्ट बनेगा 100% और दो चीजें साथ में बनेंगी। ये दो बाई प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आपको रिएक्शन याद दिलाएंगे। तो जब भी कोई मेटल कार्बोनेट किसी या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी एसिड से रिएक्शन करेगा तो CO2 और वाटर तो निकलने ही निकलने हैं, साथ में क्या बनेगा? कोई सॉल्ट बनेगा। अब देख लो, कुछ मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करवा देता हूं, कुछ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से देख लेते हैं एग्जांपल। देखो सोडियम कार्बोनेट, क्या CO3 आ रहा है? तो हाँ कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। 9th क्लास अगर थोड़ी अच्छे से पढ़ी हुई है तुम लोगों ने तो तुम्हें याद होगा इस सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं? याद करो, वॉशिंग सोडा बोला करते थे, है ना। तो सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा कहलाया करता था हमारा। तो सोडियम कार्बोनेट है मेरे पास, इसकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराई। अब AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब उस एसिड को, क्योंकि एसिड ना पाउडर फॉर्मेट में आता है लैब के अंदर, उस पाउडर को पानी में घोल के एसिड बनाते हैं। तो एक्वस का मतलब पानी में डिसॉल्व कर रखा है, ये वाटर सॉल्यूशन है।
ठीक है, इतनी बात है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे ही मैंने इसको एसिड से रिएक्शन कराई तो NaCl बन गया, तो ये सॉल्ट हो गया NaCl, सोडियम क्लोराइड, और साथ में दो चीज़ें रिलीज हुई 100% होंगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है भाई, तो ये दो चीज़ें हमारे पास रिलीज हो गई। चलिए, इसके बाद ये क्या NaHCO3, यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पे HCO3 आया। ये कौन सा आयन होता है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है या मेटल का बाइकार्बोनेट है। जब इसकी रिएक्शन HCl से कराई तो दो चीज़ें तो सेम टू सेम निकलेंगी, और सॉल्ट हमारे पास कौन सा बना, NaCl बना। बस मॉलिक्यूल्स का फर्क है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, बाकी कुछ नहीं। रिएक्शन देख लेना, बैलेंस होगी सारी की सारी। इसका कॉमन नेम बताओगे मेरे को क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम याद करो, बेकिंग पाउडर या सोडा, बेकिंग सोडा। आपको इस चैप्टर में पढ़ा दूंगा एट लास्ट में, जब सॉल्ट पे आऊँगा ना, तो सॉल्ट में तुम्हें इन सबकी प्रिपरेशन मेथड पढ़नी है, कैसे बनाए जाएंगे ये, वहाँ पे प्रॉपर्टीज सब बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं या बेकिंग सोडा बनाते हैं। तो ये फिलहाल बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा में कुछ मिलाया जाता है जिससे वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो फ़र्क होता है दोनों में, बेकिंग सोडा में और बेकिंग पाउडर में फ़र्क होता है, ध्यान रखना। क्या होता है डिफरेंस, जब सॉल्ट तक पहुंचूंगा तब बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। तो ये बात मेरी समझ में आई। तो कि यहाँ मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, एसिड से रिएक्शन अगर कराओगे तो सॉल्ट और CO2 और H2O बनेगा। कोई भी सॉल्ट बनेगा मेटल के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा वो, बट ये दो चीज़ें तो हमेशा बननी ही बननी हैं। जिसको ये जनरल रिएक्शन याद होंगी वो ये याद रख पाएगा। इक्वेशन याद करने का बेस्ट वे ये है, रफ कॉपी में लिख के देखिए और सोचिए कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट से होती है तो अच्छा ये बनता है। अपने आप से एग्जाम्पल लिखने की कोशिश करो, तब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। और रिएक्शन देखो कुछ, अगर जिंक का कार्बोनेट लिया मैंने, इसकी भी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराई है, तो जिंक का सल्फेट बन गया, बाकी CO2 और H2O बाहर निकल गए। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट उठा लिया, कैल्शियम कार्बोनेट के केस में भी जब एसिड से रिएक्शन कराई तो एकदम याद आएगा, अच्छा ये एसिड है, ये मेटल का कार्बोनेट है। तो मेटल के कार्बोनेट की जब एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो CO2 वाटर निकलता है और साथ में एक सॉल्ट बनता है। तो ऐसे रिएक्शन याद होती हैं, तो इस वे में तुम्हें ध्यान रखनी है, इसलिए जानबूझ के ये जनरलाइज फॉर्मेट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो इस जगह पे ये जनरलाइज फॉर्मेट तुमने दिखाया था ना, इसलिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे आपको सारी इक्वेशन समझ में आ जाती हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ तक हमारे पास दो इक्वेशन कवर हो गई हमारी। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट, ये नोट बहुत काम का है। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अगर हम CO2 गैस को लाइम वाटर में पास कराएं, लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक लाइम भी बोलते हो, तो उसका सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है। मिल्की सॉल्यूशन क्यों हो रहा है, मिल्की सॉल्यूशन इस वजह से हो रहा है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का होता है। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में ये बोल दे कि यहाँ पे ऐसी कोई रिएक्शन हुई, वहाँ पे एक गैस बाहर निकली और उस गैस को जब किसी सॉल्यूशन में पास करवाया गया तो सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो गया, तो एकदम पहचान जाना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहा है। क्योंकि CO2 गैस को जब किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में पास करवाते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इक्वेशन देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब मैंने इसके सॉल्यूशन में, लाइम वाटर के सॉल्यूशन में CO2 गैस पास करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कैसा सॉल्यूशन बना, मिल्की सॉल्यूशन। तो ये पहचान है, इट्स द आइडेंटिफिकेशन कि हाँ CO2 गैस रिलीज हुई है। तो अगर CO2 गैस रिलीज हुई है, कंफर्मेशन करना है, तो दो ऑप्शन है या तो जलती हुई माचिस की तीली ले जाओ, तो अगर बुझ गई, एक्सटिंग्विश हो गई, तब भी CO2 होती है, या फिर आप क्या करो, उस CO2 गैस को लाइम वाटर में फ्लो करा दो, अगर लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया तो पक्का CO2 है। अच्छा, लाइम वाटर फिर किस कलर का होता है, तो आंसर है कलरलेस होता है। डायग्राम देख लो अच्छे से, इसमें हमारे पास लाइम वाटर भरा हुआ है, जैसे इसमें CO2 फ्लो कराऊंगा काफ़ी देर तक, है ना। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल भी है, लाइम वाटर भर के खुद से एक ट्यूब लेके फूक मार के देख सकते हो। थोड़ी देर तक आप फूक मारते रहोगे तो अब देखोगे क्या होगा यहाँ पे कि आपके एक्सहेल करने से CO2 बाहर निकलती है। वो CO2 जब इसमें डिजॉल्व हो जाएगी तो क्या बना लेगी, वो कैल्शियम कार्बोनेट का ऐसा मिल्की सॉल्यूशन बना लेगी। तो होप कि आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ इस तरह से काम हो रहा है। अब इसमें एक ट्रिकी पॉइंट और है कि हम मान ही नहीं रहे, हमने क्या करा, ये बन चुका, हमने इसमें और CO2 फ्लो करा दी। हमने इसके अंदर, भाई इसमें क्या क्या है, इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट है, हाँ, और वाटर है, दोनों मिक्स हुए हुए हैं ना इसके अंदर। इसके अंदर तुमने और CO2 मिला दी, तो CO2 और फ्लो कराते रहोगे, यानी एक्सेस अमाउंट में CO2 फ्लो कराओगे, तो थोड़ी देर के बाद ये मिल्की सॉल्यूशन, मिल्की कलर गायब भी हो जाता है। वहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम का बाइकार्बोनेट आयन,
CaHCO3 की होल ट्वाइस, क्योंकि Ca की वैलेंसी कैल्शियम की 2 होती है, यहाँ पे लगा दिया, HCO3 की 1 होती है, तो यहाँ पे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी फ्लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, ये मिल्की सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो देखो ये वाली रिएक्शन होती है when excessive CO2 is passed through lime water, अगर ज़्यादा CO2 पास करा दोगे तो उसकी मिल्कीनेस गायब हो जाएगी और सॉल्यूशन वापस से क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इस चीज़ के बन जाने की वजह से। कंपाउंड का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो भाई इतना तो वहाँ पे बना हुआ था ना, देखो भाई जो ब्लैक कलर से मैंने अंडरलाइन किया है ये तो यहाँ पे बन चुका था। इस जगह पे अगर आपको इक्वेशन दिखाऊं, देखो ये तो बन चुका है ना, इसी में तुमने CO ओवरफ्लो करा दी, इसी के अंदर CO2 ओवरफ्लो कराई है तुम लोगों ने, तो उसका मतलब कि यहाँ पे इतने सॉल्यूशन के अंदर जो वहाँ पे मिल्की सॉल्यूशन बना था, ये हमारा मिल्की सॉल्यूशन बना हुआ है, इसके अंदर हम लोगों ने CO2 और फ्लो करवा दी, तो सारे के सारे कंबाइन होकर क्या बन गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन गया, जो वाटर में सॉल्यूबल होता है। और कैसा होता है ये कलरलेस होता है ना, इसका कोई कलर नहीं होता, यानी आप वापस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा जैसा सॉल्यूशन पहले एग्जिस्ट किया करता था। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन पे आते हैं, ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक एसिड एक बेस से रिएक्शन करेगा तो होगा क्या, सॉल्ट और वाटर बनता है। कंफर्म रिएक्शन है ये हमेशा के लिए। जब भी एसिड किसी बेस से रिएक्शन करेगा तो एसिड बेस आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे की वैल्यू को कैंसिल कर देते हैं और क्या बन जाता है, सॉल्ट और वाटर बन जाता है। देख लीजिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत कॉमन सी रिएक्शन है कि जब एक एसिड जब किसी बेस से रिएक्शन करता है तो उस सिचुएशन में सॉल्ट और वाटर बनता है। मान ले लैब में तुम काम कर रहे थे, तुम्हारा हाथ पे हल्का सा एसिड गिर गया, तो क्या करोगे, उस एसिड से तुम्हारा हाथ जलने लगेगा। तो कोई हल्का सा माइल्ड बेस, कोई मतलब कोई बेसिक सॉल्यूशन, लाइक आप लोगों ने लैब में ढूंढा कि हाँ हमारे पास जो बेकिंग पाउडर था NaHCO3, सॉरी बेकिंग सोडा नॉट बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग सोडा जो था, इस बेकिंग सोडा का जो सॉल्यूशन था डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, वो लेके आए और हल्का सा आपने अपने स्किन पे लगा लिया जहाँ पे स्किन जली हुई थी। तो हुआ क्या कि उस एसिड के इफेक्ट को उस बेस ने यानी सोडियम बाइकार्बोनेट ने न्यूट्रलाइज कर दिया। उस सरफेस पे क्या बन गया, सॉल्ट और वाटर बन गया और आपके हाथ पे जो वो जलन हो रही थी वो फीलिंग खत्म हो गई है। तो इसलिए एसिड और बेस हमेशा एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, सारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती हैं कि जब भी किसी एसिड की बेस से रिएक्शन होती है तो सॉल्ट वाटर बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। चैप्टर 1 में भी आई थी ये बात, तो देख लीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी आई, वही थे ना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी इंटरनली। देख लो, एक एसिड है एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है, तो वाटर को अलग निकाल दो, है ना, तो OH और यहाँ से एक H, तो ये वाटर फॉर्मेट पे निकल गया, क्या बना, सोडियम का सल्फेट बना, तो Na2SO4 सॉल्ट बन गया। जब HCl की रिएक्शन KOH से कराई, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी एक बेस है ना। बेस के बारे में और अच्छे से चर्चा अलग से पढ़ाऊंगा ना जब बेस वाले पार्ट को, तब हाँ क्लियर हो जाएगा। तो एसिड और बेस की प्रॉपर्टी एक दूसरे के रिवर्स होती हैं। तो यहाँ पर भी क्या बना, K तो Cl से मिल गया, तो KCl का सॉल्ट बन गया, पोटेशियम क्लोराइड जिसको बोलते हो, और उसके अलावा क्या बना, साथ में वाटर बना। यहाँ पे जब एसिड की रिएक्शन हमने बेस से कराई, NaOH बेस से, तो सोडियम क्लोराइड और सॉल्ट, मतलब यहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट बना और वाटर बना। तो वही सिंपल सी रिएक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं। यू मस्ट नो दैट कि व्हाट विल हैपन व्हेन एसिड एंड बेस आर मिक्स्ड टू ईच अदर। तो इस तरह से आपको कम से कम 2 एग्जाम्पल याद होने चाहिए, 2 एग्जाम्पल तो लिखवा लेता है वो, कि बोल देगा कि व्हाट आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एनी 2 एग्जाम्पल्स। तो यू मस्ट नो एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल हेयर। डन, ओके। देखो बहुत कॉमन सी चीज़, व्हेन अ पर्सन सफर्स फ्रॉम एसिडिटी ड्यू टू ओवर ईटिंग, आपने बहुत खा लिया, घर में सपोज छोले भटूरे बने थे, आपने बहुत ज़्यादा खा लिए वो, अब खाने के थोड़ी देर के बाद कुछ लोगों को क्या होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई, जिसके ऑब्वियसली बात है बॉडी में पहले से कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, वेट पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि उनके स्टमक में पेन होने लगता है, एसिडिटी बनने लगती है, गले में खट्टी खट्टी डकारें आने लगती हैं। क्यों, आपके स्टमक में याद करो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एसिड प्रोड्यूस करेंगे, सो दैट वो जो छोले भटूरे, वो जो मैदा तुमने खाई है, मैदा ही की तो बने हुए होते हैं वो, तो मैदा बहुत खतरनाक चीज़ होती है आपकी बॉडी के डाइजेशन के लिए, वन ऑफ द वर्स्ट थिंग आई कैन से, ये सबसे बुरी चीज़ है। तो आपने इसकी बनी हुई चीज़ें खाई हैं, तो आपकी बॉडी के स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है उसको डाइजेस्ट करने में, तो वो ज़्यादा एसिड रिलीज़ कर रही हैं, और वो एसिड इतना रिलीज़ हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कि आपकी गले तक उसके डकारें पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं कि एसिडिटी बन गई हमारे पेट में। तो
तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए या तो आप इनो ले लेते हो, इनो भी दिखा दूंगा अभी क्या होता है, या इसके अलावा घर में नॉर्मली जो हमारा खाने का सोडा होता है जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, अक्सर घर में पाया जाता है, तो आप एक चुटकी खाने के सोडे को पानी में डिजोल्व करके उसको आप पी लेते हो, क्योंकि आपके स्टमक में जो एसिड बन रहा है उस एसिड को इस बेकिंग सोडा ने न्यूट्रलाइज कर देना है। तो इसलिए ये बेकिंग सोडा क्या कहलाता है, ये बेकिंग सोडा एक एंटासिड कहलाता है। ठीक है, एंटासिड, एंटासिड मतलब एसिडिटी के इफेक्ट को खत्म करने वाली चीज़, तो दिस इज कॉल्ड एंटासिड। या इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, कुछ दवाइयाँ आती हैं जो एसिडिटी को खत्म करती हैं, तो उन सब के अंदर भी एंटासिड्स ही होते हैं अलग अलग। ये तो घर का सॉल्यूशन है कॉमन सा। तो जैसे ही आपके पेट में एसिड बन रहा था खाने की वजह से बहुत ज़्यादा, तो आपने बेकिंग सोडा लिया और थोड़ी देर के बाद आपके पेट को रिलीफ मिल गया, स्टमक में रिलीफ मिल गया आसानी से। तो इस तरह से जो बेकिंग सोडा का ऐसे बॉक्सेस भी आते हैं, तो इस तरह का वाइट क्रिस्टलाइज पाउडर होता है, तो उसको हल्का सा पानी में डिजोल्व करके ड्रिंक कर लोगे ना, तो पेट में जो एसिडिटी बन रही है वो खत्म हो जाएगी। तो इससे समझ में आ रहा है ना कि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं हमेशा। देख लो, इनो इस फॉर्मेट में होता है। इनो का जो कंटेंट होता है, इनो में मेनली सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और दोनों ही चीज़ें क्या हैं, दोनों ही चीज़ें बेसिक नेचर की होती हैं। इनो कब लिया जाता है बॉडी में, जब एसिडिटी वाली कंडीशन होती है, या फिर सुबह शाम दिन रात आप इनो डकारते रहते हो भी, थोड़ी देर के बाद जब मन करा टेस्ट के लिए इनो आपने ले लिया, तो वो भी खतरनाक है ना भाई। इनो तब लिया जाता है जब आपकी बॉडी में एसिडिटी बन रही हो, जब आपको चीज़ें डाइजेस्ट ना हो रही हों। तो एसिडिटी बनने की वजह से ऐसा होता है। तो हमारी बॉडी में जैसे इनो लेते हो, इनो के अंदर ये मेन केमिकल होते हैं हल्का सा सिट्रिक एसिड, क्योंकि लेमन फ्लेवर है तो सिट्रिक एसिड मिलाना पड़ेगा, लोगों को टेस्ट चाहिए भाई हर चीज़ में। तो यहाँ पर भी इसमें सिट्रिक एसिड मिला दिया इन्होंने। अब सिट्रिक एसिड तो हल्का सा मिलाया, उसका कोई इफेक्ट नहीं है। मेन जो कंपोनेंट है ये सोडियम वाले, ये बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आपके स्टमक के अंदर जो एसिडिटी बन रही होगी उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देंगे, और आपका स्टमक वापस से थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये बहुत कॉमन सी बात है जो आपको इस टॉपिक से कनेक्टेड थी, तो मैंने आपको यहाँ समझा दी, बता दी। अब आपका काम यहाँ पे आ गया, आपका होमवर्क। एक तो आप होमवर्क से ये मैच करोगे किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, मैं सब समझा चुका हूँ, जस्ट मैचिंग करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके एनसीईआरटी से कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जो इनडाइजेशन में ट्रीट करने में यूज़ होती है, चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, उस पर्टिकुलर केस में क्या करते हो, एंटासिड लेते हो ना। तो मैं चलो इसका तो मैंने बता दिया एंटासिड्स। तो एक काम और करना, बाकी के जो है ना इनको पता करना ये क्या चीज़ में यूज़ होते हैं। लाइक एंटीबायोटिक, आई थिंक पता होगा आपको, बैक्टीरिया के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। कोई बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया तो एंटीबायोटिक यूज़ होती है ना। एंटीसेप्टिक, इन्फेक्शन अगर कोई हो जाता है कहीं पे या इन्फेक्शन होने से बचाना है तो एंटीसेप्टिक क्रीम आती है बहुत सारी, तो वो लगाते हैं। एंटासिड आपको समझ में ही आ गया इसका आंसर, तो एंटासिड ही है। बॉडी में अगर डाइजेशन नहीं हो रहा सही से, एसिडिटी बन रही है, तो एंटासिड लेते हैं। ये एनाल्जेसिक क्या होता है ये ज़रा मुझे बताइएगा पता करके, बहुत ईजी सी चीज़ है ये। एटलीस्ट आप लोग देखना कि एनाल्जेसिक जो मेडिसिन होती हैं वो किस चीज़ में यूज़ की जाती हैं। वेरी कॉमन, बहुत आसान सी चीज़ है। और एक क्वेश्चन आपको ये करना है, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चारों की आपको पहले वर्ड इक्वेशन लिखनी है। वर्ड इक्वेशन कैसे लिखोगे, एक लिख के दिखा देता हूँ। आपने क्या करना है, सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, डाइल्यूट है ये, प्लस हाँ जी जिंक ग्रेनुअल से रिएक्शन, तो जिंक हो गया हमारे पास। एक ऐसे मत लिखना, इस तरह से जिंक। क्या बनेगा जब जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे, तो जिंक सल्फेट बनेगा पहले तो, और प्लस में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इस फॉर्मेट में वर्ड इक्वेशन लिखनी है बच्चों आपको। तो पहले चारों की वर्ड इक्वेशन लिखना है एक एक करके, और साथ में फिर उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो पूरा क्वेश्चन पुराने वाले चैप्टर से कनेक्टेड है, तो आई थिंक बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में दे रखा है क्वेश्चन, सबकी ऐसे वर्ड इक्वेशन लिख के फिर उसको आप किस में कन्वर्ट करोगे। ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे आपको क्या लिखनी पड़ेगी, स्केलेटल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, लाइक H2SO4 प्लस Zn, तो यहाँ से ZnSO4 बन जाएगा, और H2 बैलेंस कर लेना। जो ऑलरेडी बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आराम से आप बैलेंस कर ही सकते हो। तो ये चारों रिएक्शन आपको करनी है। MCQ तो ये हमारा हो ही गया। 2 MCQ हमारे ये हैं, एक ये और एक ये सारे MCQ उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है जो अभी तक पढ़ा चुका हूँ। तो अगर अच्छे से समझा है तो ये आराम से हो जाएंगे आप लोगों से। तो हमारी पहली क्लास जो थी एसिड बेस और सॉल्ट वाले चैप्टर की, वो आज कवर हो गई है। सेकंड क्लास जब आएगी तो उसमें भी एसिड की प्रॉपर्टीज़ बची हुई हैं। एसिड अभी खत्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट पूरी क्लास एसिड के ऊपर जाएगी कम से कम। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद बेस, और जब एसिड और बेस दोनों पढ़ा दूंगा तब जाके pH स्केल वाली
टॉपिक पे आऊँगा, वहाँ पे पीएच स्केल पे क्या क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, वो आपको क्लियर हो जाएगी बात। तो अभी तक की ये क्लास बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, और जो भी कहीं पे डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सारी बातें बहुत क्लैरिटी से जितनी भी रिक्वायर्ड हैं सब समझाई हैं, कोई पॉइंट स्किप नहीं किया है मैंने यहाँ पे, ठीक है।